बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं हमको जो हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमारे रास्ते की रुकावट होते हैं, हमें पता नहीं होता। वो कहते हैं ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई, उधर से ना गुजरो। हम बड़े बुजुर्गों से यही सुनते आ रहे हैं, तो हम इस चीज़ पे भी ना फोकस करते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है एहतरामन, हम वहाँ से नहीं गुजरते। वो काली बिल्ली कोई ये नहीं है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कोई मनूस है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, सारे रंग अल्लाह ने बनाए, सफ़ेद हो, काले हो, पीले हो, नीले हो। अगर कोई काली बिल्ली भी बनाई है तो वो भी तो अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है। तो हम इसकी मिसाल को नहीं समझते, हम इसकी बात को नहीं समझते। हम काली बिल्ली रास्ता काट गई, हम इधर उधर से घूमेंगे, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ। नहीं, आय हाय आय हाय, इधर से भी काट गई, अब किधर से जाएं, चलो घर वापस। दिस इज़ नॉट द वे। काली बिल्ली की मिसाल है, उस मिसाल की गहराई को समझे। गहराई ये कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसे मिलते हैं जो आपका पत्ता काटने की कोशिश करते हैं, आपका रास्ता काटते हैं, आपको साफ कर देते हैं अपने रास्ते से। वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे बुरे लोग जो आपके कान में बुराई डालते हैं, ऐसे आएंगे, आपको कहेंगे यार पता है फलानी ना ऐसी है, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, वो पता है तुम्हारे बारे में। देखे ना ऐसे लोग, ये सारे वो लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको भड़काते हैं, आग लगाते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हेरा फेरी करते हैं, आय हाय हाय, चलाकियाँ दिखाते हैं, बड़े शॉप होते हैं, एवं स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कौन लोग होते हैं? झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठे, मक्कार, झूठे, फ्रॉडी, ये वो लोग होते हैं, ठीक है। इनसे आपका वास्ता तो पड़ता है, ऑफिस में आप काम करें वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। आपको कहीं घर पे भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कोई अगर आपको पसंद नहीं कर रहा तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। इसी तरह आपकी सहेली में, कॉलेज में, स्कूल में, आपके सर्कल में कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो काली बिल्ली है ना, वो ये है। अब समझ आई आपको मिसाल? तो इनसे कैसे बचना है, इनको कैसे डील करना है, ये मैं आपको जो है हमारे मेहमान वो अच्छी तरीके से समझाएंगे। मगर मैं एक छोटी सी बात शुरू करने से पहले कहूँगी, ऐसे लोगों को इकट्ठा करें और अपनी ज़िंदगी में ना उनके ऊपर झाड़ू फेर दें फिर आपकी ज़िंदगी देखें कितनी सफल होगी। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली अजमल, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं, मधु होते रहते हैं। तो आज भी हमने इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए इनको यहाँ पे मधु किया है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। कैसी तबीयत है? आई एम फाइन। आप इतनी अच्छी टाई लगा कर आए थे, टर्कोइज ब्लैक एंड यू वेयरिंग नाउ ग्रे, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। चलिए नेक्स्ट टाइम वो पहनूंगा। नेक्स्ट टाइम वो देखिए, ये मैंने आपको मैनिपुलेट किया है कि आप पहले अच्छे लग रहे थे और अब आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे स्क्रीन में। मैंने आपको मैनिपुलेट करने की, ज़बरदस्ती की कोशिश की, जबकि लुकिंग सो फाइन। थैंक यू, ये एक मजाक था। अच्छा, अब सीन ये है कि इस तरीके के लोग आपको ज़िंदगी में मिलते ही मिलते हैं, सुबह शाम रात, आते जाते, काम की जगह, हर जगह। अब एंजदे लोग से किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो रियलाइज़ करना कि लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं जगह जगह पे, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और आपको पीछे करने के लिए हमें हर जगह पे ऐसे लोग मिलते हैं। घर में मिलते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी होती है बहरहाल, ऑफिस में मिलेंगे, आपको अपनी सोशल लाइफ में मिलेंगे, गज के हर जगह पे ऐसे लोगों से आपका सामना होता है। तो सबसे पहले तो रियलाइज करें कि लोग ऐसा करते हैं, लोग टॉक्सिक होते हैं। पॉजिटिव सोचना बड़ी अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत अच्छी बात है। करते हैं ना, मतलब देखिए exactly. कोई अच्छा लग रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खराब करने, मोटी लग रही हो, मोटी हो गई हो ना, वेट गेन किया है ना, चलो मगर कम कर लेना, मोटी क्यों हो गई हो भाई? देखिए, इसमें एक तो कुछ टॉक्सिटी होती है लोगों में। टॉक्सिक लोग होते हैं जो कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट करके आपको वक्ती तौर पे बिल्कुल डाउन करना चाहते हैं। अब ये जो मैनिपुलेशन है, इसमें लोग आपको, इसको हम अगर कहें कि मैनिपुलेशन है क्या, देखिए लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इस तरह से कि जिसमें उनको अपना फायदा हो, और अपना फायदा भी अनड्यू, जो कि उनका बनता नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट करके, इस तरह की हेराफेरी करके, आपके ऊपर कोई कमेंट पास करके वो आप अपने आप को जरा बेहतर करने की कोशिश करते हैं और आपको डाउन करने की, यानी कि लेग पुलिंग वगैरह की कोशिश करते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो रियलाइज कर लिया कि लोग ऐसे करते हैं, और बाय द वे एक दफा जब आपने सर्कल कर दिया ना कि फलां शख्स मैनिपुलेटर है,
उसके बाद उससे बचना बड़ा आसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइज करना कि कौन शख्स मैनिपुलेटर है और कौन नहीं है। नहीं सर, पहले इससे पहले कि कौन है कोई नहीं, मैं ये एक बात बताऊं, जो मैनिपुलेट कर रहा होता है ना, समटाइम्स हमारे साथ ये होता है कि हम उसको ना अपना वेल विशर समझ लेते हैं। हमें लगता है नहीं यार ये तो हमें बता रहा है, बाकियों के सामने हम ऐसे चले जाते हैं या कोई बात कर देते या कोई ऐसा काम कर देते या अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे कोई चीज़ दिखा देते, इसने हमें गाइड किया। हमें ये लग रहा होता है, हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि अपने मुफाद के लिए वो हमें भड़का रहा है। इधर कैसे फ़र्क हमें पता चलेगा? इसीलिए तो मैंने कहा ना कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। क्योंकि जो मैनिपुलेटर होते हैं ना ऐसे लोग, ऑब्वियसली वो एक डिस्गाइज में करते हैं। सीधा सीधा तो कोई नहीं किसी को कहेगा ना कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूं। वो बाज़ औक़ात कोई अच्छा बनेगा और बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपको बड़ी सिंसियर एडवाइस भी दे रहा हो ऊपर ऊपर से, जिससे हमें लगता है कि ये बंदा तो बड़ा खैर ख्वाह है। अच्छा। इससे ज्यादा तो हमारा कोई अच्छा है ही नहीं, और झूठा होता है ऑब्वियसली। क्योंकि मैनिपुलेट हम तब ही होते हैं ना जब हम उसकी जो स्ट्रेटजी या गेम को अंडरस्टैंड ना कर सके। अगर किसी को पता ही चल गया कि फलां शख्स मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर तो आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं ना निकलता। तो इस वजह से मैनिपुलेट जब भी लोग करते हैं ये एक डिस्गाइज में करते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। एक तो आपके ऊपर कोई कमेंट पास करके कि आपको कॉन्फिडेंस वक्ती तौर पे डाउन कर दिया, या ज्यादातर लोग मैनिपुलेट करते हैं अच्छा बन के कि देखो मैं आपका कितना खैर ख्वाह हूं, मैंने आपके लिए ऐसा किया, मैं तो ऐसा सोचता या सोचती हूं आपके लिए, फलां शख्स ऐसा है। तो ये आम तौर पे सबसे पहले मैनिपुलेटर आपका ट्रस्ट विन करता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है। अच्छा। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर मैनिपुलेटर से सबसे ज्यादा कैसे हमें पता चले कि फलां शख्स हमें मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी जो सिक्स सेंस है ना, जो आपकी वाइब है, मैनिपुलेटर की वाइब ही अलग से होती है। आपको पता चल जाता है कि ऊपर ऊपर से ये जो कुछ मर्जी कह रहा है, कुछ देर बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि ये फलां शख्स जो है ये मेरे हक में अच्छा नहीं है, ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। प्रॉब्लम वहां पे होती है जब हमें वाइब आ जाती है लेकिन हम उस वाइब को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा। उसको अंडरस्टैंड नहीं करते और उस पे हम फिर एक्ट अपॉन नहीं करते, बस जी इग्नोर कर दिया, ऐसा वैसा हो जाता है। बहुत सारे लोग डिनाइल की स्टेज में होते हैं, क्योंकि अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करें तो बाज़ औक़ात वक्ती तौर पे मैनिपुलेट होना अच्छा तो नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फिर तनहा हो जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा मेरा एक अच्छा कॉन्टैक्ट मुझसे गुम गया, मैंने तो अपने दिमाग में एक और इमेज बनाया था, ये शख्स फलां शख्स क्या निकला। लेकिन ये वक्ती तौर पर मसला होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप रियलाइज करें कि फलां शख्स आपको मैनिपुलेट कर रहा है। शॉर्ट रन शायद आपको उससे कोई फायदा हो सके, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो शख्स आपके लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, इस तरह से फिर मैनिपुलेटर की भी अपनी मेंटेलिटी है। एक बात आप यहां पे देखें कि दुनिया में जितने भी लोग मैनिपुलेटर हैं, चाहे वो जिस लेवल पे भी हैं, कुछ छोटे लेवल पे हैं या कोई हायर लेवल पे मैनिपुलेशन करते हैं, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है मैनिपुलेटर का, नुकसान होता है, वो उसको खुद को ही होता है। आमतौर पे जो लोग दूसरों को ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, ये हमने देखा गया कि वो लोग खुद बीमार ज्यादा होते हैं, उनको जिस्मानी बीमारियां ज्यादा होती हैं, उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज ज्यादा होते हैं, इमोशनल तौर पे वो अकेले होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं, क्योंकि एक हद तक लोग उनकी मैनिपुलेशन को अंडरस्टैंड करके उनसे फिर किनारा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि आप कुछ लोगों को कुछ देर के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सारे लोगों को सारे टाइम के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जितने भी मैनिपुलेटर हैं उनकी इंडिविजुअल लाइफ डिस्टर्ब है, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, रिलेशनशिप उनके डिस्टर्ब है। हम घर से शुरू करते हैं, जैसे देरानी जिठानी आपस में कोई ना कोई इस तरह के कान भराई काम करती हैं, या फिर कुछ नंदे जो हैं वो बहुओं के खिलाफ सास को, अपनी अम्मी को जो है ना बता रही होती हैं, आग लगा रही होती हैं। ये भी आपके वैसे आपको कुछ कह रही होती हैं मगर पीछे जाके आपकी जो है ना अपनी अम्मी को या उसकी सास को कुछ और बातें कह रही होती हैं। इसी तरह समटाइम्स माँ भी कोई ऐसा रोल प्ले करती है कि बहू के साथ बहुत अच्छा सारा दिन गुजरा होता है, सब कुछ स्पेंड होता है, खाना उसने बनाया होता है, सिर्फ नमक डालने के लिए जाएंगी वो और जाके फ़ौरन बेटे को बता देंगी इसने तो हांडी ख़राब कर दी थी, मैंने जाकर ठीक किया सारा, फिर मैं सारा दिन इसी में लगी रही हूँ, मेरे तो घुटने गट्टे सारे रह गए बेटा, मैं तो सुबह से किचन में हूँ। तो वो जाके अपनी बीवी को बोलता है तो मैं अम्मी को क्यों, अम्मी बीमार थी, किचन में क्यों खड़ा किया सारा दिन, तुम एक हांडी सही से नहीं देख सकती हो, शुक्र है अम्मी ने हांडी देखी तो हम सही से खा रहे हैं। मतलब इस तरह की आपको पता है कान लगाई, ये घर में भी बहुत होता है। ये तो छोटी मैंने आपको कहानियाँ बताई, ब्रेक लेंगे उसके बाद आप मुझे ज़रा एलैबोरेट करेंगे विद एग्जाम्पल विद कहानी कि इस तरह के घरेलू मामलात में जो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं लोग, उससे कैसे बचा जाए। तो मुझे ये बताएं, अब हम जिस पे बात कर रहे हैं ये है कि मैनिपुलेट करना। हम रिश्तों से शुरू करते हैं। घर में जो आपस में जो आपके रिश्ते होते हैं,
ठीक है, उनमें भी मैनिपुलेट हो रहे होते हैं लोग और उनको किया जा रहा होता है। इस तरीके में क्या किया जाए, कैसे कैसे एग्जांपल्स कुछ अगर आप देना चाहें तो? देखिए, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है ये बहरहाल सारी दुनिया में है, हमारे कंट्री में कुछ ज़्यादा है और हमारे कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के डायनामिक्स डिफरेंट है। आमतौर पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें जो ननंद है वो आमतौर पे अपनी भाभी के बारे में ज़्यादातर अपनी मदर को बताती हैं, कोई इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, फलां इन्होंने बात कर दी, मैंने इनको कहा था फलां सूट मुझे भी लेके दो, या मैच कर लेते हैं, या कुछ देर के लिए मुझे पहनने के लिए दे दो, इन्होंने नहीं दिया। और उसमें ऑब्वियसली फिर जो हमारे माशरे में ये होता है कि जो मदर हैं, जो सास हैं, वो सास और बहू का झगड़ा जो है यहाँ पे, या जो इनकी खींचातानी है, ये तो एक फरीजा है बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट। तो वो फिर उसमें आमतौर पे उनकी बातों वगैरह में आके बिल्कुल अपनी बहू पे चढ़ाई कर देती हैं। तो ये एक आम एक मसला है जिसकी वजह से बाय द वे रिलेशनशिप काफी हद तक खराब होते हैं। एक हद तक मैं समझता हूं कि जो बहू है वो विक्टिम तो है हमारे माशरे में, इतना जितना स्टेटस उनका होना चाहिए, क्योंकि नई लड़की आती है घर पे स्पेस मिलती कोई नहीं है, ऊपर से ये कान भराई। इसमें ना सबसे पहले ये रियलाइज करना है, देखें जो घर है वो मैं सास को भी कहना चाहता हूं कि वो असल में तो बहू का है ना वो आपका है ना वो आपकी बेटी का है, क्योंकि घर तो उसी से है ना, आपका तो दूसरा घर है और आपकी बेटी जिस घर में जाएंगी। तो ये सबसे पहले हमने समझना है कि मैनिपुलेट ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, फिर सारी फैमिली का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है कि आपने उनको कुछ कह दिया, अब बहू ने इतना काम किया, खिदमत की, सारा कुछ किया, एंड पे छोटी सी बात, और हुआ क्या, इसमें फिर सारे विक्टिम है, बहू भी, सास भी, ननंद भी, सारे विक्टिम है। तो ऐसी सिचुएशन में बंदा कैसे टैकल करे, कैसे डील करे, साथ से सोल्यूशन भी बताते सबसे पहले ना ये मैं कहना चाहता हूं कि आप चीजों को लाइट लिया करें। देखें कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, अब उनकी टॉक्सिटी को आप अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोगों को हम कुछ चेंज कर लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच ये है, कभी इग्नोर कर दिया, कभी डायरेक्टली काउंटर कर दिया। काउंटर करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है कि सबसे अच्छी अप्रोच जिंदगी में होती है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या है कि आपको कोई भी गिला शिकवा या किसी से कोई भी कंप्लेन है, आप नॉर्मल से वे में बात कर लें कि देखें आपने फलां बात की थी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आइंदा से आप कोशिश करें कि मेरी दिल आजारी ना करें। इशू ये होता है कि हम ना रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिश्तों में, फैमिली में या कहीं भी रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा ये बात कर दी आपने मेरे खिलाफ, हाउ डेयर यू, कैसे की, वो भी लड़ने के लिए आ गई। उससे क्या होता है, अब फिर वो एक टिट फॉर टैट का मसला शुरू हो जाता है। फिर सास बिन ने भी अपनी वो स्लीव्स जो है कर ली कि हाँ भी अब बताओ ये हाउ डेयर यू, कैसे बात की मेरे बारे में। तो वो एक सारा माहौल खराब हो जाता है। हाँ। सबसे अच्छी अप्रोच ये होती है, देखें कि किसी भी चीज को आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या कहीं पे भी चीजों को ना ज्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। दिल पे लेने से ये मुराद है कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो इससे आप छोटे नहीं हो गए, आपकी कोई इंफीरियरिटी में नहीं चले गए। लोग कहते हैं और कहने वाले कहते रहते हैं, आप जरा लाइटर नोट पे उससे आगे मूव ऑन करें। सर मगर कुछ लोग सेंसिटिव भी तो होते हैं, फिर बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए तो कहा जो सेंसिटिव लोग हैं वो जरा अपने दिल की बात नॉन सेंसिटिव वे में कर लिया करें, बात कर लिया करें कि मुझे आपसे ये इशू हुआ। अच्छा इसमें यहाँ पे बात है कि सेंसिटिव लोग थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप ये देखें कि जब भी कोई आपके बारे में आपको मैनिपुलेट कर रहा है या कहीं पे भी आपके बारे में कोई बुरी बात कर रहा है, ज्यादातर केसेस में आपकी गलती नहीं होती, आप में कमी नहीं होती। लोग हसास इसलिए हो जाते हैं कि फलां शख्स ने मेरे बारे में कोई बात कर दी, मुझे भी अगर उस चीज़ में कोई अंदर से कोई चीज़ खटक रही है, मैं भी कोई अपने अंदर में अगर मुतजलजल हूं या कोई चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हूं, तो फिर मैं भी हसास हो जाऊंगा। अच्छा इसने कह दिया कि तुम अच्छे नहीं लग रहे या अच्छी नहीं लग रही। अगर किसी शख्स को ये माइंड में होगा ना, हाँ मैं तो अच्छी दिखती नहीं हूं या दिखता नहीं हूं, फिर वो छोटी सी बात आपको बम की तरह लगेगी। तो जो हसास लोग हैं वो अपनी हसासियत को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादातर केसेस में जो लोग आपको बुरा कह रहे होते हैं वो आप बुरे नहीं होते, वो उनकी टॉक्सिटी होती है ज्यादातर केसेस में। तो मैनिपुलेटर्स की पहचान किस तरह से की जा सकती है डॉक्टर अली? देखिए सबसे पहले तो मैनिपुलेटर की जो पहचान है वो बड़ा आसान सा तरीका है, आपको वाइब आ जाएंगी। कुछ देर आप उसके साथ रहेंगे, आपको पता चल जाएगा ऊपर ऊपर से ये शख्स बहुत अच्छा है, इसकी बातें और इसका कंडक्ट और इसके जो बॉडी जेस्चर्स हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। सबसे बड़ी निशानी ये है, आपको बड़ी इजीली इस चीज का पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक दो दफा आप किसी से मैनिपुलेट हो जाएंगे फर्ज करें, तीसरी चौथी दफा आपको पता चल जाएगा कि फलां शख्स ने ये बात की थी। आप जरा थोड़ा सा ना फोकस किया करें कि इस शख्स ने किस टाइम पे कौन सी बात की और उसका मुझे क्या नुकसान हुआ या क्या फायदा हुआ, उसका नतीजा क्या निकला। आप 2 दिन में किसी मैनिपुलेटर को पहचान जाएंगे। और बाय द वे जब आप किसी मैनिपुलेटर को सर्कल कर लें कि ये मैनिपुलेटर है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में, डॉक्टर की कैपेसिटी में बता रहा हूं, मैनिपुलेटर्स आमतौर पे चेंज नहीं होते। फिर आपने अपने कंडक्ट को चेंज करना है
उनके साथ जरा अपना रख रखाव जरा बच बचा के चलना है, लेकिन रियलाइज करना लाजमी है फिजा। देखिए ज्यादातर लोग तो डिनाइल की स्टेज में रहते हैं, रैशनलाइज करते हैं, अच्छा फलां ने ये बात की होगी तो हो सकता है फलां वजह से की हो, नहीं नहीं उसकी बात कहने का मतलब ये नहीं था, शायद मैं ही ऐसा सोच रहा हूं। ज्यादा कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम डिनाइल में जाते हैं। मैनिपुलेटर जो है वो अपने आप को इंटाइटल्ड समझता है, ये समझती है। जैसे होशियार होना, उसको तो एक खूबी ही समझी जाती है ना कि दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, होशियार, मगर फिर उसको नेगेटिव क्यों देखा जा रहा होता है, नेगेटिव नज़रों से, कि नहीं ये जो मैनिपुलेटर है ये नेगेटिव ही है। देखिए स्मार्ट होना तो बड़ी अच्छी बात है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, आपको बुक स्मार्ट होना चाहिए, अपना ख्याल करना चाहिए, सेल्फ केयर करनी चाहिए, स्मार्ट होना अच्छी बात है। लेकिन स्मार्ट होना और मैनिपुलेटर होना ये दो अलग अलग चीज़ें। देखें अगर आप अपने इंटरेस्ट में स्मार्ट हैं, आप अपने कोई करियर में ग्रोथ कर रहे हैं, या आप अपनी सोशल लाइफ को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल आप अपनी एक्टिविटीज़ में या फैमिली की एक्टिविटीज़ में आप स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट होना तो अच्छी बात है। बल्कि मैं तो कहूँगा हर शख्स को स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन अपने बचाव के लिए, इंटरेस्ट के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मैनिपुलेटर और स्मार्टनेस में फर्क यह है कि मैनिपुलेटर जो है दूसरे का नुकसान करने में स्मार्ट होता है। मैनिपुलेटर की डेफिनेशन यह है कि आपको इन्फ्लुएंस करेगा, कंट्रोल करेगा आपके अगेंस्ट, यानी कि आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और अपने इंटरेस्ट में जो कि उसका इंटरेस्ट बनता नहीं है वो, लेकिन वो कह लें सेल्फिशनेस में आपको मैनिपुलेट करता है ताकि उसको फायदा हो। अब मैनिपुलेटर में होता क्या और स्मार्टनेस में क्या फर्क है? मैनिपुलेटर की जो शख्सियत है ना वो थोड़ी सी नार्सिस्टिक होती है। ये कुछ लोग अपने आप को ना इंटाइटल्ड समझते हैं, वो समझते हैं कि जो भी दुनिया में है ये मेरा, इस पे हक है और सामने वाले की मेहनत का एडवांटेज भी मुझे मिलना चाहिए। अब स्मार्ट शख्स तो ऐसे नहीं समझता। तो ये मैनिपुलेटर की एक निशानी है कि वो आपकी हिस्से की चीजें भी मैनिपुलेट करके खुद लेना चाह रहा होता है, क्योंकि नार्सिस्टिक होता है, इंटाइटल्ड होता है। देखा जाए तो कोई बाजार को इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं होती उसमें, लेकिन अपने आप को समझता वो बहुत कुछ है कि ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है। और फिर अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया, नुकसान एंड पे विक्टिम को इतना नहीं होता, विक्टिम तो थोड़ी देर बाद स्टैंड हो जाता है। मैनिपुलेटर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उसको होता है। अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर कौन था, तो आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, मैकियावेलियनिज्म। ये मैकियावेली जो था, ये इसको समझा जाता है कि ये जी पॉलिटिक्स में ऑल दैट बड़ा इसका एक फाउंडर, इसको समझ लें कि ये एक टर्म इसके नाम से मंसूब है। अब आप देखें कि वो मैनिपुलेटर जो था वो जिंदगी अच्छी नहीं गुजार सका, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर जिसको समझा जाता था, वो एग्जाइल में उसकी डेथ हुई। यानी कि कहने का मकसद यह है कि बाय द एंड ऑफ द डे मैनिपुलेटर ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। उसके अपने पर्सनैलिटी फ्लॉज होते हैं, नार्सिस्टिक होता है, इंटाइटल्ड अपने आप को समझता है, जिसकी वजह से फिर लोग उससे किनारा कर लेते हैं। जिस्मानी तौर पे मैनिपुलेटर बीमार होता है, कोई करियर में तरक्की नहीं उसकी होती, बाय द वे थोड़ी देर के लिए वो तरक्की कर लेता है शॉर्ट टर्म, लेकिन दुनिया में जितने भी लोग अपने प्रोफेशन में कामयाब हुए हैं, ये मैं आपको सबकी एक जो कॉमन शख्सियत बता रहा हूं, स्मार्ट तो होते हैं लेकिन कॉमन ट्रेट ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान एक हद तक थोड़ा मासूम भी होता है। आपको ये शायद मैं नई बात बता रहा हूं कि उसमें एक, क्योंकि ये देखें जब मैनिपुलेट हम किसी को करते हैं ना, सबसे पहले मैनिपुलेटर इमोशनली अकेला होता है, चाहे वो सारी दुनिया में भी हो, क्योंकि वो तो किसी का फेवर नहीं है, किसी का सगा नहीं है कहना चाहिए। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो तन्हाई का शिकार होता है। चाहे आप उसके साथ जितना मर्जी अच्छा कर लें, तन्हाई उसमें होगी। तन्हाई जज्बाती मसाइल को पैदा करती है, जज्बाती मसाइल फिर जहनी मसलों को पैदा करते हैं, जहनी मसले से फिर रिलेशनशिप उसके खराब होते हैं, उसके बाद फिर जो रिलेशनशिप खराब होने की वजह से फिर उसकी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ और करियर एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, उसमें भी आमतौर पे नुकसान होता है। लोग समझे कि अगर कोई आपसे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अच्छा बन रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है, उससे पता चलता है जी कि ये शख्स कोई ना कोई, इसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर वो आपको सुजेशन दे रहा है कि कोई भी सुजेस्ट कर रहा है या कोई आपको लालच देने की कोशिश कर रहा है, ये एक तीसरी बड़ी निशानी है किसी भी मैनिपुलेटर की कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और कोई शख्स अगर अपने आप को बहुत कुछ समझता है, जिसमें ना हमें वाइब आ जाती है कि ये शख्स अपने आप को बहुत कुछ समझता है, अच्छा वो भी मैनिपुलेटर होगा, वो आपके इंटरेस्ट में अच्छा नहीं होगा, डिस्गाइज में आपके साथ डील करेगा। वो कहेगा कि मैं आपका बहुत बड़ा खैर ख्वाह हूं, बहुत अच्छे लग रहे हो, बात बात से ये भी कहते हैं अच्छे लग रहे हो ना, ट्रस्ट विन करने के लिए। उसके बाद फिर आपको किसी किस्म की कोई शख्स लालच भी दे सकता है, लेकिन उसके अंदर होता है कि इसको मैंने ठीक टाइम पे इसको मैंने जरा सीधा करूंगा मैं। तो ये इसमें कुछ इस तरह के मसले होते हैं। और जो विक्टिम होते हैं वो उनका शिकार क्यों बनते हैं? डिनाइल कर दिया कि नहीं नहीं मैनिपुलेशन नहीं हो रही, उसके बाद
अगर आपको लगता है, जो भी लोग हैं सबको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई खामी, कमी, महरूमी है, तो मैनिपुलेटर उसका फायदा उठाता है। फर्ज करें जी किसी का रंग काला है, तो आमतौर पे वो उसकी इमोशनली जो उसमें खला है उसका मैनिपुलेटर फायदा उठाएगा और उसके बेस पे वो आपके साथ प्ले कर जाएगा। तो सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि देखें, दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं होता। जितनी खामियां आप में हैं उतनी ही सब में हैं, कुछ 19-20 के फर्क के साथ। सब लोगों की जिंदगी तकरीबन मोर और लेस एक जैसी होती है। अपनी खामियों, महरूमियों को एग्जैजरेट ना करें, अपनी कमियों की वजह से किसी को अपने आप के साथ प्ले ना करने दें, अपनी इज्जत किया करें। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल करें। जो भी थोड़ी बहुत आप में कमियां खामियां हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता से इंप्रूव करते रहें। लेकिन परफेक्ट इस दुनिया में कोई शख्स भी नहीं होता। हमने अपने आप के ऊपर फोकस करना है, ना कि अपनी कमियों की वजह से मैनिपुलेटर के चक्कर में आ जाना। और यहां पे मैं एक आपको बात बताऊं, ये बात आजकल नौजवानों में बड़ी कॉमन है, इसको मैं कहता हूं लव इंडस्ट्री। आजकल बहरहाल ये इंडस्ट्री बन गई है कि एक शख्स जो है वो दूसरे को इमोशनली मैनिपुलेट करता है। और सबसे अच्छा तरीका पता मैनिपुलेट करने का क्या होता है, उसको डाउन प्ले करता है। और देखो, आप तो कुछ नहीं हो, मैं जो रिलेशनशिप में हूं ना, ये हस्बैंड वाइफ में भी होता है, ये मैं आपको बड़ी फेवर कर रहा हूं। अच्छा, दूसरे पार्टनर में अगर आम तौर पे कोई थोड़ी बहुत कोई कमी महरूमी होती है, वो बिल्कुल इमोशनली मैनिपुलेट हो जाता है। इस वजह से आजकल मैंने इन सारे चीजों को मैं लव इंडस्ट्री कह रहा हूं कि आजकल हम ना लव के बिजनेस में भी हैं। ये जो आजकल नौजवान लड़के लड़कियां हैं, तो इस रिलेशन में भी या किसी और रिलेशनशिप में भी हमने मैनिपुलेट नहीं होना। बीवियां आमतौर पे हस्बैंड को मैनिपुलेट करती हैं, और जी मुझे जी तुमसे बेहतर मिलते थे जी। अगर बेहतर मिलते थे तो फिर मिले क्यों नहीं? असल में होता ये है, जो मिल गया वही मिलना था। इसी तरह से हस्बैंड भी बाहर देख के कहते हैं कि देखो मुझे तो जी तुमसे बहुत बेहतर मिलती। ये भी एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है। ऐसा ना करें, जो मिलनी थी आपको वही मिल गई है। अगर आपको बेहतर ऑप्शन होती हस्बैंड वाइफ के पास तो फिर इस वक्त मामलात कुछ और होते। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप लड़ होके अपने रिलेशनशिप को खराब ना करें। और दूसरे जो नौजवान है वो अपनी किसी भी कमी, खामी, महरूमी की वजह से अपने आप को कम समझ के लोगों के चक्करों में, मैनिपुलेशन में ना आए। खुद की इज्जत किया करें और अपने रिलेशनशिप की भी इज्जत किया करें। देखिए, जो रिलेशनशिप है, अगर आप उनकी इज्जत नहीं करते, अगर आप उनको टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो फिर आपको यही चीज जो है वो बाहर से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, वहां भी फिर आप मैनिपुलेट होते हैं। जो लोग अपनों का ख्याल नहीं करते वो फिर गैरों से मैनिपुलेट होते हैं। सर, आपको तो मैं अपना समझती थी, आपने मेरा ख्याल नहीं किया। ये देखें, ये पेपर लाइव ये मैं फाड़ रही हूँ। ये मेरे सालों का पेपर था। मैंने पूरी तैयारी की थी कि मैनिपुलेट करना क्या होता है और किस तरीके से उसको डील किया जाए। मुझे लगता है इस तरीके से डील किया जाए। मैंने पूरे सवाल बनाए, मुझे एक सवाल नहीं पूछने दिया। थैंक यू सो मच, बट आई हैड ए ग्रेट गुड एक्सपीरियंस। और जो लोगों को सवाल के बाद के जवाब चाहिए थे वो हमने सारे दे दिए, बल्कि उससे ऊपर जाके दे दिए, बिकॉज यू आर जीनियस। बहुत अच्छा समझाया। अब ये तो जो का पार्ट, बट बात सही है। जो आपको मैनिपुलेट करता है, मेक श्योर आप इस बात को समझ जाएं कि आप साबित कदम रहें, ठीक है। जो फैसला कर लिया डटे रहें, भरोसा करें अपने फैसले पे, अपने ऊपर। और इसी तरीके से हम जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके कान भर रहे हैं, उसकी मौत कर सकते हैं। दिस इज़ योर सक्सेस। We'll show you, take you after a break. Welcome back. You're watching Morning with Fiza और नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे जो आपका शोल्डर नहीं फ्रीज हो जाता एकदम से। कभी आप कहते हैं कि शायद रात को गलत एंगल में सो गए तो ये शोल्डर फ्रीज़ हो गया, कोई हैवी चीज़ उठा ली शोल्डर फ्रीज़ हो गया, एक्सरसाइज कर ली शोल्डर फ्रीज़ हो गया, बच्चों को उछाल लिया, खेल लिया, शोल्डर फ्रीज़ हो गया, कोई हैवी वेट उठाने से भी हो जाए। तो ये कुछ जो इश्यूज़ होते हैं। और एज में तो बहुत ज़्यादा मसला शुरू हो जाता है। जिन लोगों की थोड़ी सी एज, जो शुगर के पेशेंट है ना, उनमें भी ये पाया जाता है। जो हमारे शुगर के मरीज़ घर में कोई भी अफराद ऐसा है, उसके शोल्डर आपको फ्रीज़ दिखेंगे मोस्टली। तो आज हम पूछते हैं कि हम क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से शोल्डर फ्रीज़ हो जाता है, और ये क्यों प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसी क्या जो है प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए ताकि हमारा शोल्डर फ्रीज़ ना हो। शोल्डर फ्रीज़ हो जाए ना, काम करने का दिल नहीं करता, मूड ऑफ रहता है, चिड़चिड़े रहते हैं, पेन का शिकार रहते हैं, पेन किलर, बुखार भी, एक टेम्परेचर भी आपको एकदम से बॉडी में होना शुरू हो जाता है। हमारे पास मौजूद हैं इस पे बात करने के लिए डॉक्टर शम्सुल हक, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और बहुत अच्छी तरीके से जब हमारे शो पे आते हैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता के जाते हैं, सिखा के जाते हैं, जो कि हम घर पे भी आम कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल फाइन एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो
ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त वाइब्स आती हैं आपके पास आगे मुझे हमेशा। Really? बिकॉज रेलिवेंट डिस्कशन का ही मज़ा आता है, हाँ। जहाँ आवाम को वो मिले जो वो चाहते हैं, बस और क्या इतनी सी बात है। भाई। हमसे खूबसूरत घर में भी लोग बैठे हुए हैं, आपसे ज़्यादा समझदार उनके घर में कोई होनहार बैठे हो, मगर जब उनकी कोई तकलीफ, उनकी रेलेवेंट टॉपिक पे हम बात ना करें तो क्या फ़ायदा उनको हमें देखने का। सो ऐसे ही ट्रू, है। सो ट्रू। आज शोल्डर फ्रीज के ऊपर बात। हाँ, फ्रोजन शोल्डर की बात कर रहे थे आप। देखें, हमारा जो कंधा है ना, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का जॉइंट है। अल्लाह ने इसको हमारे इस बॉडी से थोड़ा हट के लगाया है। सेपरेट फिटिंग नहीं होती जिस तरह से, अलहदा फिटिंग है इसकी। इसके लिए हमें सिर्फ ये नहीं होता कि किसी वजह से अगर आपको दर्द आया कंधे में तो हम ये समझ के बैठ जाएं कि जाम हो गया। हर कंधे की दर्द जाम होना नहीं है, फ्रोज़न नहीं है। फ्रोज़न हम उस वक्त कहते हैं जब आपका कंधा किसी भी रेंज में मूव नहीं कर रहा, ना आगे आ रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना आप मूव कर पा रहे हैं, फिर वो स्टेज आती है सर देखिए, जिसको हम अभी आम जैसे अल्फाज ये में बिल्कुल कहते हैं। अटक गया है ऐसे, ये फ्रोजन है। अब मैं इसको मूव नहीं कर सकती, मैं यूं, मैं देखूंगी भी तो यूं, मैं टर्न भी करूंगी तो यूं। एग्जैक्टली, ये वाली पोजीशन में। कंप्लीटली फ्रोजन, दैट मींस फ्रोजन, आप उसको मूव ही नहीं कर सकते। अच्छा, अगर इसकी जगह किसी को कोई और इंजरी आ जाए, कोई मसल फट जाए, कोई मसल टीयर कर जाए, रोटेटर कफ यहाँ होता है वो टूट जाए, अल्लाह ने यहाँ आगे, यहाँ पीछे सारे मसल लगाए हैं, इनमें से किसी में दर्द निकल आए, खिंचाव पड़ जाए, तो उसकी वजह से कंधा जाम नहीं होता। उसमें आप कुछ ना कुछ मूवमेंट, अंदर को, बाहर को, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, थोड़ी कोई चीज़ उठा ली, वापस रख ली, वो आप कर लेते हैं। जब कंधा जाम होगा तो जो आपने बात की वही होगा, फिर आप यूं चल रहे होंगे, फिर आप बिल्कुल, आप किसी भी तरह से कंधे को किसी भी एंगल पे मूव नहीं कर सकेंगे। फिर हम क्लिनिक्स में जब इसको डायग्नोज करते हैं तो उसमें इस तरह से करते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं अपने सर पे हाथ रखें, इसमें दो मूवमेंट्स हैं उसी फ्रोजन शोल्डर से। एग्जैक्टली, हम उसे कहते हैं कि आप सर पे हाथ रखें ताकि हमें पता लगे कि आपका कंधा जाम है कि नहीं। ये हमारा टेस्ट है। अच्छा, वो सर पे हाथ नहीं रख पाता, वो यूं आता है, वो लॉक्ड फॉर्म में आता है, दैट इज फ्रोजन। हम उसको कहते हैं अपने दोनों हाथ यूं पीछे रखें। अच्छा, अब एक तो जो ठीक होगा उसको तो वो सही रखेगा, दूसरे को वो यूं ला रहा होगा, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होगा। हम उसे कहते हैं अपने दोनों हाथ पीछे रखें, हैंड टू द स्कैपुला, स्कैपुला पे पीछे हाथ लगाएं। वो एक को लगा लेगा, दूसरे को लॉक कर रहा होगा, दूसरे में जाके फंस रहा होगा, तो दैट इज फ्रोजन। तो ये इसलिए मैं सबको बहुत सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये समझिए, हर कंधे की दर्द जाम नहीं है। तो ये जो आपने बताई प्रैक्टिसेस, ये जो टेस्ट बताई, तो घर पे खुद भी इंसान कर सकता है, पता लग जाएगा आपको इससे। अगर आप कंघी नहीं कर रहे, exactly. एक आपने गर्दन के पीछे बताया दोनों बैलेंस, और एक ये हाथ बांध के पीछे स्ट्रेट। हम पेशेंट से बड़ी सीधी सी बात पूछते हैं, आप ब्रश कर लेते हैं, आप कंघी कर लेते हैं, ये सारी मूवमेंट इसमें आ जाती। अच्छा। आप शर्ट उतार के पहन लेते हैं, वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब नहीं, बटन ही नहीं खुलता। वहीं से समझ आ जाती है कि दैट इज गोइंग टुवर्ड्स फ्रोजन स्टेट। सर, इनकी वजूहात क्या क्या होती हैं, रीजंस, लाइक क्या शुगर के पेशेंट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, उनको होती हैं, और होती हैं तो क्यों होती हैं? अब तक सबसे ज़्यादा 20 to 30% पॉपुलेशन, रीसेंट डाटा ये कहता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें है। अच्छा। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में है। इसके बाद थायराइड डिसऑर्डर्स, जिन लोगों को थायराइड का मसला है, थायराइड कम है या ज़्यादा है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आ जाती है स्ट्रोक, फालिज का अटैक। कुछ लोग जो जिनके ये कंधे वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं फालिज की वजह से, फिर वो इमोबाइल हो जाते हैं, फिर वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते क्योंकि वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर होने की वजह से वो इमोबाइल हो जाते हैं। इमोबाइल का मतलब वो मूव ही नहीं कर पाते। जब वो मूव नहीं कर पाते, कंधा स्टिफ हो जाता है। यहाँ अल्लाह ने इसके गिर्द कैप्सूल बनाया है। अब कैप्सूल लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोग ये समझें कि ये एक बहुत टाइट बैंड है, सख्त किस्म की रस्सी है, टाइट बैंड है, संभाल के रखा हुआ है, निकले ना। तो वो टाइट बैंड जब चलता नहीं है तो वो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वीक होकर वो खिंच जाता है। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी हो सकता है। किसी को इंजरी आई, फ्रैक्चर हुआ, उसने सर्जरी कराई, सर्जरी के बाद उसने प्रॉपर बाद में रिहैबिलिटेशन नहीं करवाई, फिजियोथेरेपी नहीं करवाई, तो इसका मतलब ये होगा फिर दोबारा मूव नहीं किया, फिर वीक हो जाएगा कंधा, फिर जाम होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आर्थराइटिस, जिनके कंधे पहले ही कमज़ोर हैं, जो ओल्ड एज में, अब पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, ओल्ड एज में चले जाएंगे, 40 अबव चले जाएंगे, आर्थराइटिस में जा रहे हैं जो लोग, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जा रहे हैं जो लोग, उनके जॉइंट्स में वैसे ही कैप्सूल के ऊपर सोजिश बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो सोजिश फिर उनको मूव नहीं करने देती, और फिर जब ये बढ़ता चला जाता है तो इस हद तक आ जाता है कि हमारे इस जॉइंट के इर्द गिर्द बड़े स्टिकी
चिपचिपे से आप कह लें स्टिकी सब्सटेंसेस जो है ना वो जुड़ जाते हैं, अच्छा, वो फिर निकल नहीं पाते। फिर उसके लिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ थेरेपीज़ की तरफ जाना पड़ता है। सर अगर ये सही टाइम पर ट्रीट ना हो तो ये कितना डेंजर हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी एक्सरसाइज आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे कि किस तरीके से इसकी थेरेपी जो है की जा सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है और क्या और तरीके हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हम फ्री शोल्डर के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस वजह से हो जाते हैं, क्या प्रिकॉशंस होती हैं। मगर इससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि अगर किसी को ये शोल्डर फ्रीज का मसला चल रहा है, ठीक है, उसका पेन भी चल रहा है, वो थोड़े टाइम निकालता जा रहा है कि चलो हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, तो क्या उसको कोई सीवियर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर वो इसको ऐसे ही छोड़े? इसका सबसे पहला स्टेज में पेन आता है। अच्छा, अब वो पेन अगर वो नहीं करता मैनेज तो वो पेन इस हद तक बढ़ सकता है कि उसकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उसका सोना, उठना, बैठना, जागना और दिन की जितनी भी एक्टिविटी है, कोई चीज़ उठानी है, ये उठा के रखना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इससे इरिटेशन बनेगी, इरिटेशन बनते हुए साइकोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और पेन के बाद अगला फेज़ आता है फिर स्टिफनेस, स्टेज 2 में, जो कि 6 माह से, कुछ किताबें 2 माह से कहती हैं, कुछ 6 माह से कहती हैं। 6 माह के बाद, 2 माह के बाद ये शुरू हो जाता है फ्रोजन स्टेट, सेकंड स्टेट। अब उस सेकंड स्टेट में स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट जो है ना वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता और फाइनली ये लिम्ब भी वेस्ट होने का खदशा होता है। अच्छा। कि ये बाजू वेस्ट हो सकता है क्योंकि आप चला ही नहीं रहे। कुदरत का रूल है, आप जिस बॉडी पार्ट को यूज़ नहीं करते आप उसको, वो वेस्ट हो जाता है। तो क्या मालिश से और किसी जरा के पास जाकर ठीक हो सकता है? जैसे लोग मोस्टली, आपको पता है पाकिस्तान में तो हमारे लोग जरा ढूंढ रहे होते हैं, कोई फ्रैक्चर भी हो जाए तो जरा ढूंढते हैं हड्डी का। देखें, तो ये फ्रोजन शोल्डर के लिए जरा काम कर सकता है? कम इल्मी जो है ना, या ला इल्मी नहीं कहेंगे, कम इल्मी तो मैं कहता हूँ गुनाह तक चली जाती है बात। उसकी वजह यह है कि मुझे एक बात बताएं, हम देख रहे हैं, आंख हमारी एक गवाही दे रही है, एविडेंस दे रही है, हेल्थ केयर आपको बता रही है कि अंदर जॉइंट की इतनी बुरी हालत है कि उसके अंदर एडहेजन्स बनी हैं, स्टिकी सब्सटेंसेस बने हैं, सोजिश पीक पर है। क्या आप उसके ऊपर बार बार दबा सकते हैं उसको? आपको क्या लगता है उस दबाने से आखिर क्या जादू होगा? उस ऑयलिंग करने से आखिर क्या जादू होगा कि वो सारे एडहेजन्स टूट जाएं, वो स्टिकी सब्सटेंसेस टूट जाएं? अकल समझ में आता ही नहीं। कायरोप्रैक्टिस के पास जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कायरो भी उसमें कंट्रा इंडिकेटेड, हम उसको कहते हैं रेड फ्लैग। अच्छा, बिल्कुल, कायरो भी इसमें नहीं हो सकती। ठीक, तो प्लीज़ इसका ना जो एक्चुअल डायग्नोसिस है उसके मुताबिक चलें। जैसे मैं आसान कर दूं, स्टेज 1 पहले दिन से लेकर 6 हफ्ते तक या 2 माह तक, जिसमें सिर्फ पेन रहनी है। अब आपने वहाँ पे क्या करना है कि एक ऑर्थोपेडिक फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट उससे असेस करवा के सबसे पहले 2 से 3 एक्सरसाइजेज और मेडिसिन के ज़रिए इसको कम करना है, पेन को कम करना है, उसमें से निकलना है। अगर आप नहीं निकले तो फिर आप चले जाएंगे फ्रोजन स्टेट में, सेकंड स्टेज में, वहाँ स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट है वहाँ पर कायरो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो इस जॉइंट को मोबाइल करेगा, चलाएगा राइट एंगल्स पर, जिन एंगल्स पर हम मूव नहीं कर पा रहे, वो फिर प्रॉपर टेक्निक्स के थ्रू, जिस तरह मतलब आप ये समझ लें दवाई अप्रूव होती है उसी तरह वो टेक्निक अप्रूव होती है। अच्छा, वो अप्रूव्ड टेक्निक्स के थ्रू एक स्पेशलिस्ट मैनुअल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट उसको चलाता है। अच्छा। फिर वो स्टिफनेस में से निकालने की उसको कोशिश करता है और साथ में डेफिनेटली हमें मेडिकेशंस का सहारा भी लेना पड़ता है। आइसिंग सबसे इसमें हेल्पफुल है। अच्छा। बर्फ की टकोर बहुत अच्छी है। जब भी पेन आए, एक्यूट फेज में है, बहुत शदीद दर्द है, तो वहां पे आइस हमारे लिए सबसे पहली लाइन ऑफ थेरेपी है। अच्छा, लेकिन अगर वो उसने ये भी नहीं किया, पेशेंट एज में भी है, पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो अब इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वो थर्ड स्टेट में चला गया। थर्ड स्टेज जो है वहां पर जाके फिर ये इस हद तक फ्रीज हो जाएगा, यहां ना फिजियोथेरेपी हो सकती है, ना कायरोप्रैक्टिस हो सकती है, ना मेडिसिन असर करेगी। पेशेंट हाई डोज जो भी खाएगा वो उसको असर नहीं करेगी। फिर उसको सर्जिकली एक हमें
MUA हम उसको प्रोसीजर कहते हैं, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। फिर हम उसे एनेस्थीसिया दे के जो ऑर्थोपेडिक्स के और बाकी हेल्थ केयर के लोग हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी एज अ टीम कनेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं फिर इसको 360 डिग्री घुमा देते हैं। अच्छा, फिर जाके वो टूटता। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई जरा को घर में बैठा हुआ बंदा को तेल लगा के इसको ठीक कर लेगा, इम्पॉसिबल बात। सर मैं चाहूँगी कुछ एक्सरसाइज की भी टिप्स आप जी, बता sure, दीजिए और कुछ जगह भी हमें। हमजा आप आ जाएंगे ज़रा प्लीज़, कम हियर। अच्छा, अब आप फ्रोजन शोल्डर के लिए हमें कुछ ऐसी टिप्स, ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस बता दें। मैं पहले आऊँगा फर्स्ट स्टेज पे। ठीक है। अभी स्टेज 1 है, तो स्टेज 1 में हमारा पहला टारगेट होता है कि हम सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड फ्लेक्शन करवाएं, यानी हम हाथ में कोई छड़ी पकड़ लें, वजन करें ज़रा आगे, हम हाथ में छड़ी पकड़ लें, थोड़ा सा दोनों हाथों में हम डिस्टेंस रखें लाइक दिस, वेरी नाइस। अब आप इसको ऊपर उठाएं जितना उठा सकते हैं। होता यह है कि जब आप सहारा लेते हैं, छड़ी आपके हाथ में है, आप उससे सहारा लेते हैं, तो आपकी वो वाला बाजू जिसमें दर्द नहीं है, जो जाम नहीं है, वो इसको जोर लगा के उठाता है, दूसरे के सहारे। अच्छा। वो जोर लगा के उठाता है, फिर आप वापस ले आते हैं, एग्जैक्टली अगेन, फिर हम मूव करते हैं। अच्छा, इसका जो एंड पॉइंट है वो गौर से सुनिएगा। आपने वहां तक जाना है जहां पर आपको स्लाइट सा प्रेशर जॉइंट के ऊपर महसूस होना शुरू हो जाए। अच्छा। वहां तक जाके फिर आपने वापस ले लेना है। रूल इज प्रेशर ऑन, प्रेशर ऑफ। अब हम फर्ज कीजिए इनका बाजू यहां तक जा सकता है, ये प्रेशर ऑन है, एंड देन प्रेशर ऑफ। एक ही बार में, नीचे कर लीजिए, एक ही बार में आपने पूरा इसको उठाने की कोशिश नहीं करनी, इसमें बहुत ज़्यादा पेन जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। गलत अंदाज में करेंगे, गलत एंगल में करेंगे तो उससे भी पेन बढ़ने का खदशा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जो है ना वो हम ब्रेक के बाद समझाते हैं, ठीक है। और ये ख़ास तौर पे जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके काम की चीज़ें हैं। आप अपने घर पे जैसी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह से फ्रोजन शोल्डर की, पेन की, तो फिर आप फर्स्ट एड क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। फर्स्ट एड पूछ रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। जी सर। एग्जैक्टली पहले आप करेंगे आइसिंग, बर्फ की टकोर इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। 5 से 10 मिनट तक आप इवन हर 2-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं अगर आपको शदीद पेन है तो। और एक्सरसाइज का रूल है आपने उसके बाद करनी है, यानी आप फौरन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले आइसिंग करेंगे। आइसिंग करने से थोड़ा सा दर्द आपका कम होगा, फिर आप अपने जॉइंट को आसानी से मूव कर सकेंगे। अच्छा, ठीक है। जिसमें पहली एक्सरसाइज मैंने बताई फॉरवर्ड फ्लेक्शन करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें आप देखिए, मैं एक बड़ा लाइट सा बैंड, आप घर में कोई कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रबड़ का है ना? यस, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बैंड। अच्छा। इसको रेजिस्टेंस बैंड कहते हैं, आजकल बड़े कॉमन है, मिल जाते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस हमने कम रखनी है, बड़ा लाइट सा यूज करना है हमने। और आप देखें कि यहाँ पर ये जो भाई हैं, इन्होंने कंधा बिल्कुल सीधा रखा है, कोनी बिल्कुल सीधी है, और अब ये कोशिश करेंगे ऊपर उठाने की। उठाइए, नाइस, नाउ बैक, ग्रेट, फिर उठाइए, नाइस। सो यू शुड एंजॉय अ वेरी जेंटल स्ट्रेच ऑन द आर्म। आपको शोल्डर पे बड़ा जेंटल सा स्ट्रेच, जोर लग रहा है, महसूस हो रहा है, गुड, सही, आपको ये फील करना है। सो दैट इज वन एक्सरसाइज एट द अर्लियर स्टेज। इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्तुगरुल गाजी तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है जी। अर्तुगरुल गाजी जिस तरह से अपनी तलवार निकालता था, उसी तरह हम तलवार निकालेंगे, लेकिन यहाँ तलवार नहीं है हमारे पास बैंड है, और हम अपना कंधा ठीक करना चाहते हैं। तलवार ऐसे निकालेंगे कि आप यहाँ से अपना कंधा लेते हुए चले जाएंगे इस तरह ऊपर दूसरी जानिब, और यूँ हाथ खोल देंगे। आप ना खोलिएगा, चले, आइए 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 आइए, ले जाए ऊपर। तलवार कैसे निकालेंगे, ऐसे, नाइस, नाउ दैट्स बेटर, ग्रेट। इसको हम D2 फ्लेक्शन पैटर्न कहते हैं। लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट एडवांसमेंट है, जिससे शोल्डर काफ़ी मुख्तलिफ मूवमेंट्स एक ही मूवमेंट से कर रहा है। इस पे प्रेशर स्पेसिफिकली इधर ही है ना? एग्जैक्टली, आप गौर करें, सारे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप हाथ लगा के इसको फील कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड D2 फ्लेक्शन, बहुत हेल्पफुल है। बैंड नहीं है, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं घर में खड़े होके, अगर बैंड के बगैर करना चाहें तो ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब आते हैं हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, छोड़िएगा। अच्छा, इसके लिए आपने मूव करना है ज़रा, अब फेस आपने दूसरी तरफ कर लेना। कंधा जाम में एक मसला ये भी आता है कि आप यूं पीछे हाथ नहीं रख पाते, जिसको हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं।
ऊपर सर पे हाथ रखने के लिए ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। अब जो पीछे हाथ नहीं जाता, इसको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए अगर इनका दायां हाथ है तो ये दायां हाथ इस तरह से इसी बैंड को होल्ड कर लेगा, या आप घर में टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको अपनी ज़ुबान में टॉवल स्ट्रेच का नाम देते हैं। अच्छा, सिंपली क्या करेंगे, दूसरे हाथ से इन्हें कहेंगे आप प्लीज़ इसको पकड़िए। अब ये हाथ आपका फिक्स रहेगा और इस हाथ से आप खींचेंगे, खींचिए लाइक दिस, एंड योर शोल्डर विल बी लाइक पुलिंग अप। ये ऊपर को मूव कर रहा होगा लाइक दिस। ग्रेट, जबरदस्त। मगर टॉवल में स्ट्रेच तो नहीं होगा? नहीं, फिर? थोड़ा बहुत उसमें हमारे पास इलास्टिसिटी भी होती है, और दूसरी बात यह है कि अगर वो रिजिड भी है तो फिर भी हमारे लिए मसला नहीं है। वो अच्छा है, क्योंकि हम तो इसको पुल करना चाहते हैं, हम तो ऊपर उठाना चाहते हैं। अच्छा, वो अगर सॉलिड भी होगा हमारे लिए कोई मसला हमें नहीं इससे प्रेशर देना है। हम इससे प्रेशर देना है। और इस तरह से आपकी ये इंटरनल रोटेशन की जो लिमिटेशन आती है ना, ये हम मूव नहीं कर पाते, ये हम आसानी से इसको ये कितनी बढ़ा बार करना है डॉक्टर शम्स? ये 20-20 बार हम दिन में, शुरू में कहते हैं कि दिन में 20-20 बार 3 से 4 बार आप इसको रिपीट करें। सारा दिन इस पूरे पैटर्न को आप रिपीट करें, ठीक है। इसके बाद जी आ जाइए, सीधे हो जाइए। इसके बाद हमारी जो एक्सटर्नल रोटेशंस, यानी जो बाहर की जानिब कंधा लेके जाना है, ये नहीं हो पाती, तो इसके लिए भी मैं एक ये बैंड यूज कर रहा हूं। आपने क्या करना है कि अपनी दोनों कोनियों को साथ लगा लेना है बॉडी के, यूं बेंड करें। ग्रेट। अब फर्ज कीजिए ये वाला हाथ है जो अफेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे कि इस हाथ को फिक्स रखेंगे और इस हाथ से बाहर की तरफ मूव करेंगे लाइक दिस, और आपने जेंटल सा स्ट्रेच इस पे ले लेना है। और इससे आपकी ये जो एक्सटर्नल रोटेशन है, यानी बाहर की तरफ जो मूव करना कम हो जाता है, वो फ्रोजन शोल्डर में ये काफ़ी ज़्यादा हमें ये मूवमेंट हेल्प करती है। इसको फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह हार्ट लेवल पे लाके यूं उठा के बाद में बढ़ा सकते हैं, और यहां पर लाके फिर हम इसको यूं ओपन करेंगे। करें। ग्रेट, जबरदस्त। इधर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, सही। फिर करें। भाई हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नाइस। हाँ, हमने कहा कंफर्म तो पूछे ना, सब प्रेशर फील हो रहा है। हम हमेशा पेशेंट से पूछते भी हैं, ठीक है। अच्छा, फाइनली जो हमारा कंधा यूं मूव नहीं करता बाहर की तरफ जानिब, जिसको हम कहते हैं एबडक्शन टेक्निकली कहा जाता है, इसके लिए हम घर में पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप कोई वेट जो है ना वो अपने बाजू के साथ बांध सकते हैं। अच्छा। इससे ये होता है, ये कंधा नीचे की तरफ खिंचता है। अच्छा। जब नीचे की तरफ खिंचता है तो नेचुरली एक ग्लाइड आती है जॉइंट के ऊपर, उस ग्लाइड से ये इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। किस तरह? सिंपली आपने कुछ नहीं करना, लिम्ब को ओपन रखना है और इसके साथ बांध लेना है वेट। किलो से शुरू करके 5 किलो तक हम जाते हैं। ऐसी छोटी बोतल भी बांध सकते हैं? यस, हमने बहुत से लोगों को हमने क्या किया है, वो 1.5 लीटर की या 2 लीटर की, 2.25 लीटर की जो बॉटल्स होती हैं, कुछ ना हो तो हम उन्हें कहते हैं वो आप हाथ में ऐसे पकड़ कैरी कर लें। हाँ, कैरी कर लें। अच्छा, एग्जैक्टली। अब कैरी करने के बाद ये मूव करेगा, तो इससे ये होता है कि इस वेट की वजह से ज्वाइंट मजीद नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है और आपकी ये रेंज बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले आहिस्ता आहिस्ता ये आएगी, फॉर एग्जाम्पल दिस 70, देन 80, देन 90, देन 100, देन 110, तो इस तरह ये 10 डिग्रीज करके इंप्रूव करना शुरू हो जाती है। अच्छा, और ये कितने स्टेप्स करने हमने? सिमिलर, इसको भी हम उसी तरह से 20 टाइम्स जो है 4 बार दिन में जो है वो रिपीट करवा सकते हैं। Okay. इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो हम टेबल्स पे बैठ के, चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। इफ समबडी कैन ब्रिंग द चेयर प्लीज। मौलवी बेटा चेयर लेके आना। ये मैं अब आपको वो ग्लाइड्स बता रहा हूँ, वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जो डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है ज़्यादातर वही परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम घरों में उन लोगों के लिए ये रेकमेंड कर देते हैं जिनका कुछ ज़्यादा स्टेट है और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि एक सेशन ज़ाहिर है वो फिजियोथेरेपिस्ट से ले रहे होते हैं और दूसरा वो घर में खुद भी कर रहे होते हैं। हमें एक डोज चाहिए होती है, तो वो डोज चलती रहती है। मेरे भाई, आप इस हाथ को यहाँ से यूँ फिक्स कीजिए, नीचे से पकड़ लीजिए। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, इसने यहाँ से फिक्स किया है और दूसरी मूवमेंट क्या करनी है, इसने इससे अवे जाना है, अपने आप को इस तरफ लेके आना है लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड इंफीरियर ग्लाइड। दिस जॉइंट इज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। यहां से हमने फिक्स किया और उसके बाद अपने ट्रंक को, धड़ को यूं
दूसरी जानिब मूव किया, तो ये इंफीरियर ग्लाइड बहुत हेल्प करती है यहाँ से जॉइंट को नीचे मूव करने में, और इससे आपकी ये कंधे को बाहर लेकर जाना बहुत आसान होना शुरू हो जाता है। सो इट्स वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट एक्सरसाइज एंड ग्लाइड दैट वी प्रेफर के लोग घरों में भी इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब कोई शोल्डर फ्रीज होता है उस वक्त बड़ा दिल करता है कि ऐसे कोई पीछे ना इधर से ऐसे यूँ बांध दे, कोई ऐसी सिचुएशन में ना ऐसे बन जाए बंदा, तो उस पेन को किस तरीके से? बहुत ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया है। उसके लिए मैनेज करने के लिए हम उसी तरह से वैंड इस्तेमाल करते हैं। कुछ छड़ी पकड़ी, हाँ। उस छड़ी को आप यूं हाथ में पकड़ लीजिए, अब पीछे से, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप फर्ज कीजिए मैंने इस तरह से उस छड़ी को पकड़ा हुआ, ठीक है, तो मैं उस छड़ी के मैं जरिए आपको बैंड देती हूँ, आप इस तरह बता दें। सपोज दिस इज नॉट द बैंड, इट्स छड़ी फॉर एग्जांपल। ये देखिएगा, अब ये मैंने फिक्स किया है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि राइट वाला हाथ अफेक्टेड है, ये ज्यादा मूव नहीं कर रहा, लेफ्ट वाला मूव कर सकता है, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वाले के जरिए पुश कर रहे होते हैं। अच्छा, सी मेरा राइट वाला मैं जान के कम मूव कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि राइट वाला पूरा मूव नहीं करेगा, लेकिन मैं राइट वाले के थ्रू लेफ्ट को पुश कर रहा हूँ। आई एम पुशिंग द लेफ्ट वन। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। तो इससे जो आपका स्पेशली ये भी आप बता रहे हैं कि थोड़ा स्केपुलर मूवमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, ये भी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक, सो इट्स जस्ट लाइक कि पेशेंट जिस तरह हमारे पास आ रहा है, जो कंप्लेंट्स वो हमें बता रहा है, हम उस कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग उसको टेक्निक्स शेयर करते हैं। कितने दिनों में आप जो इस तरह की एक्सरसाइज बता रहे हैं, इससे कितने दिनों में पेन रिलीफ और बंदा जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन में? देखें, थोड़ा सा ये ज़रा पेशेंस और सब्र वाला काम है। ये फ़ौरन फ्रोज़न शोल्डर के जो पेशेंट्स हैं वो रिजल्ट्स नहीं देते। इनमें वीकली अप्रोच होती है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, हर हफ्ते में डिफरेंस आना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन जो आपका कंधा इतनी जल्दी जाम हो गया था या इतनी देर बाद जाम हुआ है वो फ़ौरन वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और सोने में जो प्रिकॉशंस है, जैसे तकिए पे सो सकते हैं फ्रोजन शोल्डर वाले? तकिए पे सो सकते हैं, लेकिन जिस कंधे पे फ्रोजन शोल्डर आपको है वो नहीं, आप उस कंधे की तरफ नहीं सो सकते, आपको दूसरा कंधा उस टाइम के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शम्स, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया। आई नो इट्स अ सीवियर इशू, अगर किसी को हो जाए तो बस उसकी हालत बिल्कुल आधी जो है वो पैरालाइज बॉडी वाली जो होती है ना वही हो जाती है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और इस तरीके के एक्सरसाइजेज जो है अपने घर में स्टेप्स आप खुद भी कर सकते हैं, और साथ अगर ज़्यादा सीवियर मसला है तो फिर डॉक्टर से रुजू करना वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर अपने कंधों का ख़ास ख्याल रखें, अपने हाथों का, अपने जिस्म का, अपने हर आर्गन का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपको इतने सीवियर इश्यूज़ ना बढ़ें। आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैक वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखें इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सना जहांगीर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगी कि आंखें ख़राब क्यों होती हैं और उनका ख्याल कैसे रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं सना? अल्लाह का शुक्र। सना बताइए कि ये क्या अलामात होती हैं जब आंखें ख़राब होती हैं? शुरू में तो बंदे को पता कैसे चलता है कि उसकी आंखें ख़राब हो रही हैं? अच्छा, देखिए ऐसे है कि इसकी जो अलामात हैं वो बच्चों में थोड़ी जल्दी आ जाती हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे टीवी बहुत करीब जाके देखना शुरू कर देते हैं, क्लास में स्ट्रगल करते हैं, बोर्ड से सही कॉपी नहीं कर पाते हैं, मगर टीचर्स पे कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं, उनके बारे में बोलती हैं कि ये बच्चा जो है तवज्जो नहीं दे रहा, जबकि मसला उसको जो है ना ब्लैक बोर्ड को क्लियर नहीं पढ़ना, ये सब इश्यूज हो रहे होते हैं। बच्चे को जब इश्यूज होते हैं तो सबसे पहले उसकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है, फिर वो गलतियाँ बहुत करता है। सम टीचर्स आर एबल टू पिक अप कि ये आई साइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और अब ऐसे है कि बहुत सारे स्कूल स्क्रीनिंग करके देते हैं आपको, वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं या और टेक्नीशियंस को बुलाते हैं, बच्चों की आई साइट एज़ पर रूटीन चेक होती है, और फिर वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि जी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आप इनको चेक करवाएं विद द प्रॉपर डॉक्टर। अच्छा। और बाकी जो अलामात आती हैं ओल्डर एज में वो ये आती हैं कि पहले जो चीज़ें क्लियर नज़र आती थी वो अब क्लियर नज़र नहीं आती हैं, और जो ऐनक लगाते थे वो नाकाफ़ी हो गई है। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी आँख में कोई डिजीज़ आ रही है तो फिर उसके अलग सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और इनकी वजूहात क्या होती हैं ये भी बताइएगा, किस वजह से आंखें कमज़ोर होती हैं? पहले जो सबसे कॉमन वजह है वो तो आई साइट की रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, यानी ऐनक के नंबर की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा और वो भी डिफरेंट किस्मों के नंबर होते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर आपको करीब फिर भी साफ नज़र आता है बट दूर आपको सही नज़र नहीं आता, उसे मायोपिया कहते हैं। कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर आपको दूर और करीब दोनों साफ दिखाई नहीं देते हैं। एंड उसके बाद फिर और जो कॉजेज़ हैं उसके अंदर कैटरेक्ट्स आते हैं, सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, शुगर की वजह से पर्दे के मसाइल हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिक होते हैं, बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं,
और उनको डायग्नोज करके अनफॉर्चुनेटली हम ट्रीट इतना नहीं कर पाते, सिवाय इसके कि पेरेंट्स को और उन बच्चों को हेल्प हो जाती है जो डायग्नोज हो जाते हैं कि उनकी ये डिसेबिलिटी है, और उस डिसेबिलिटी के हिसाब से फिर उनको डिफरेंट चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं जो उनको पढ़ने में, देखने में कुछ मदद मिल जाती है। ये जो गैजेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी आंखें कमज़ोर होती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, कंप्यूटर के आगे बैठने से? जो सबसे ज़्यादा आपकी आंखों को डैमेज करता है ना, वो फ़ोन होता है और लैपटॉप होता है। जो टीवी होता है वो फिर भी एक डिस्टेंस पे होता है, एंड यू आर स्टिल एबल टू मेंटेन योर आई साइट विद द टीवी। और ये जो ड्राइवर्स होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको पता है ऐसी आगे से हेडलाइट मारी हुई होती है लोगों ने, ठीक है, वो लाइटें लग भी रही होती हैं, उसकी भी शुआएं बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। तो इनकी वजह भी होती है कोई कि जिसकी वजह से आंखें ख़राब हों? देखिए, जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए तो ये एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है कि उनकी आंख में लाइटें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और उनको फिर क्लियर नज़र नहीं आता। एक सर्टेन एज ग्रुप के अंदर जाके ड्राइवर्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके लेंस के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, जिसे हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। उसकी वजह से लाइट फटना शुरू हो जाती है, और फिर वो उनके लिए ड्राइव करना एक हैज़र्ड उनके अपने लिए है, और उनके साथ जो लोग ट्रैवल करें उनके लिए भी बहुत बड़ा हैज़र्ड है। तो आई साइट इफ़ेक्ट होती है विद कैटरेक्ट ऑल्सो, सफ़ेद मोतिया के साथ। तो इसकी जब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए और आपको डॉक्टर बता दे कि आपको सफ़ेद मोतिया है, तो उसको वेल इन गुड टाइम आपको ऑपरेट करवा लेना चाहिए, बिफोर इसके कि वो आपके लिए एक ट्रबल बन जाए। अब आंखें कमज़ोर हो गई हैं, अब कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि भाई हमने ऑपरेशन कराना है, हमने लेंस लगवाना है या ऐनक लगवानी है? जो आपकी एज ग्रुप है ना, उसके हिसाब से आपको बहुत सारी वजूहात पता चल जाएंगी कि सबसे पहले रीज़न क्या है। अगर तो सिंपल रिक्वायरमेंट है ऐनक लगने की, तो वो आपको ऐनक लगेगी और आपकी विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दूर की भी और करीब की भी, एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको कुछ इस किस्म की डिजीज़ है जैसे कि सफ़ेद मोतिया है, तो उसके लिए ऐनक आपको वो विजन क्लैरिटी और विजन नहीं दे पाएगी, और आपको आपका डॉक्टर भी बताएगा और आपको ख़ुद भी समझ आने लगेगी कि जब मैं बोर्ड पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट एबल टू रीड इट। उस सूरत हाल के अंदर आपको सफ़ेद मोतिया की ऑपरेशन की तरफ चले जाना चाहिए। और अब सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन के साथ आपके पास इतनी किस्मों के लेंसेज अवेलेबल हैं जो कि आपको हर किस्म की ऐनक से छुटकारा दे देते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके फाइनेंसेस क्या हैं, क्योंकि दीज लेंसेज आर एक्सपेंसिव। और दूसरी बात यह है कि आपकी आंख में कोई कॉन्करेंट डिजीज़ तो नहीं चल रही है, जैसे शुगर तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। सो अगर आपको नज़र में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो सबसे पहले अपना एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास पूरा चेकअप करवाएं, जो आपको कम से कम वजह तो बताए कि आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा, और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है कि आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे। अच्छा, छोटे बच्चों को आप लोग रेकमेंड करते हैं कि पहले ग्लासेस, जी, और कितनी कमज़ोर होती हैं तो फिर ग्लासेस आप लोग उनको ऑफर मतलब बताते हैं कि ये लगाना है? देखिए, जो भी विजन की डिसेबिलिटी आ रही हो ना बच्चे में, उसको फ़ौरन ट्रीट कर देना चाहिए। यानी कि अगर उसका नंबर 1, 2, 3 जितना भी आ रहा है और उसके उस हेल्प को लिए बगैर उसको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो उसको वो हेल्प देनी चाहिए। बिकॉज़ हमारे पास 10 इयर्स तक का टाइम होता है जिसके अंदर आपके बच्चे को सही ऐनक का नंबर लगना चाहिए और उसको पीरियडिकली चेक होना चाहिए। 10 साल तक अल्लाह ताला की तरफ से आपके दिमाग में इतनी वुसअत है कि आपके सारे रास्ते बन जाते हैं विजन के। 10 साल की उम्र तक अगर आपको ऐनक का चश्मा नहीं लगा तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, आप उस डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, और अच्छा जी। और दूसरा ये कि बच्चों के साथ जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनका नंबर चेंज होता है, तो एक दफ़ा नंबर चेक करा देना काफ़ी नहीं है। नंबर चेंज होता है मतलब अगर कमज़ोर हो गई है तो वो ठीक भी हो सकती है। जो माइनस के नंबर होते हैं ना, वो उनकी टेंडेंसी होती है टू राइज, यानी कि वो -2 से -3 से -4 की तरफ जा सकते हैं। अच्छा। जो प्लस के नंबर होते हैं उनके अंदर वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो थोड़े से कम हो सकते हैं। अच्छा। और अक्सर लोगों में कम हो जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ ऑफ देयर आई। जो प्लस के नंबर्स होते हैं ना, हाँ। वो छोटी आंख के अंदर प्लस के नंबर आते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे आंख बड़ी होती है वैसे वैसे उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। सो ये नहीं होता कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, मगर ये है कि वो नंबर कम हो जाता है। ये जो ग़िज़ाएँ होती हैं, खाना पीना होता है, चीज़ें होती हैं, कहते हैं गाजर खाओ तो आंखें अच्छी होंगी, गाजर से आंखें जो है वो वीक आंखें ठीक हो जाती हैं, मटर खाओ आंखें अच्छी होती हैं, ये सब क्या बातें सही हैं? डाइट से फ़र्क पड़ता है? जी, अच्छा, हमारी डाइट के अंदर कुछ ऐसी विटामिन हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विटामिन ए आती है, सी, ई, ये 3 विटामिन हैं जो हमारी आंखों के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़म्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी अगर आपकी डाइट में आएगी तो ये आपकी विजन को अफेक्ट करेंगी।
दूसरी बात ये है कि हमारे वो पीपल ऑफ द कम्युनिटी जो स्मोक करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर ये विटामिन सी, विटामिन ई और ये सारी विटामिन ज़्यादा हों, बिकॉज़ वो अपने आप को रोज़ एक्सपोज करते हैं टू वेरी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि उनकी बॉडी के अच्छे सेल्स को डैमेज करती हैं। इन विटामिन्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल चीज़ें फिर रही हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनको ये पकड़ लेती हैं इससे पहले कि वो आपके पर्दे को डैमेज करना शुरू करें या आपकी आँख की ग्रोथ को या आपकी आँख की जनरल हेल्थ को अफेक्ट करें। सो ये चीज़ें आपके पास वाफर मकदार में होती हैं इन सिंपल थिंग्स, यानी कि रंगीन सब्जियां, रंगीन फल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि कलर्ड हों, इनके अंदर इतना कुछ है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा इसको आगे एलैबोरेट करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सना मौजूद हैं, आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि लेज़र जो है उससे ऑपरेशन होता है तो वो किस किस्म का होता है? क्योंकि हम तो बाहर जाते हैं तो बड़ा बोर्ड पे लिखा होता है, मैंने तो बड़े पढ़े कि आइए आके लेज़र से ऑपरेशन कराइए, हमेशा के लिए एनक से जो है वो छुटकारा हासिल कर लीजिए। तो ये होता है ये फ़र्क? जी बिल्कुल होता है। लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी इसको आप कहते हैं, ये 2-3 किस्मों की होती है। PRK होती है, फेमटोलैसिक होती है और स्माइल एक नया प्रोसीजर है। ये 3 प्रोसीजर्स हैं बेसिकली जो लेज़र के साथ किए जाते हैं। अब इनसे आप एनक उतर जाती है फॉर दोज पीपल जिनकी आँखों का नंबर स्टेबल हो, जो 18 साल से बड़े हों और जिनके कॉर्निया के अंदर यानी सफ़ेद पुतली के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो लेज़र को सह सके। तो आप अपना पेशेंट बहुत ध्यान से चुनते हैं एंड ये चीज़ें चेक करके तो फिर आप उनको ऑफ़र करते हैं एंड येस इट गिव्स यू गुड टाइम। एक मुझे बात बताएं, जितने मोस्टली मैंने ये डॉक्टर देखे हैं जिनके बोर्ड्स बाहर ये लगे होते हैं, आइए लेज़र करवाइए और एनक से छुटकारा हासिल कीजिए, उनको तो खुद तो एनक लगी हुई होती है उन डॉक्टर्स को। मैं भी उन डॉक्टरों में शामिल हूँ। आपको भी लगी हुई है? मुझे भी एनक लगी हुई है। यार क्या करती है आपने बोर्ड लगवाया है, आइए एनक से छुटकारा हासिल कीजिए। बस ये बोर्ड तो हर लेज़र जगह लगे ही होते हैं। हाँ। बट द थिंग इज कि देखिए हर कोई जो होता है ना वो एलिजिबल नहीं होता या उस एज ग्रुप में नहीं था जब ये फेमटो वगैरह आई है जी। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल। मैं तो अभी भी मेरे पेशेंट्स जब ऑपरेट करवाते हैं मेरे से लेज़र के लिए तो शुरू की कंसल्टेशन में वो ज़रूर पूछते हैं कि मैडम आपको तो एनक लगी हुई है, हाँ, आप खुद क्यों नहीं आप कराती? खुद क्यों नहीं करवाती? तो पहली बात ये कि मैं तो उस एज रेंज से निकल चुकी हूँ जहाँ पे मैं करवा सकती थी। अच्छा। दूसरी बात है कि मेरे पास क्या रेंज होती है? देखिए जो बेस्ट एज होती है ना, जो मोस्ट सूटेबल एज होती है, दैट इज़ एनी टाइम आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, 18 साल के बाद? 18 साल और के कब बाद तक करा सकते हैं? आइडियली आप इसको कभी भी करवा सकते हैं, बट 40 ईयर्स पे जाके हमारी ना नियर की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। नियर के लिए हमें एनक की ज़रूरत पड़ जाती है 40 साल पे। अच्छा, तो जो लोग तो आप भले अगर ये लेज़र करा लिया उसके बावजूद भी? जी एग्जैक्टली आपको दूर की एनक से तो आपको छुटकारा मिल जाता है। हाँ। टिल 40 ईयर्स ऑफ एज यू आर एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा। आप इंजॉय करें। 40 ईयर्स पे आपकी करीब की रिक्वायरमेंट आनी है, दैट इज़ इनएविटेबल, वो सबको ही आती है। 40 नहीं आएगी, तो जो 42 लेज़र है, जी, आप जी। कहना ये चाह रही हैं कि जो लेज़र है वो करीब की नज़र पे काम नहीं करता। तो फिर जो स्टूडेंट है अगर कोई 18 साल की उम्र के बाद करा लेता है, जी, जी। बच्चों में कोई इशू है, पढ़ाई की वजह से ही ज़्यादा लोगों को होता है, अब उन्होंने करा लिया तो वो पढ़ाई में उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, फिर करीब का तो काम ही नहीं कर रही है लेज़र। नहीं फिर क्या करेंगे? आप जब 40 ईयर से छोटे हैं ना, हाँ। तो आपकी आँख के अपरेटस के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो करीब और दूर दोनों को अकोमोडेट करती है। इवन जब आपकी दूर की ग्लासेस उतर जाती हैं तो आप करीब आराम से पढ़ते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर जब आप 40 ईयर्स के होते हैं तो आपकी आँख का जो इंटरनल अपरेटस होता है ना, वो कहता है आई नीड सम हेल्प। तो ये 40 साल के बाद हर एक को उस तरह का मसला शुरू होना है? 40 के लगभग 40 के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा। हाँ तो ऐनक लगनी वो फिर है, करीब की लग जाती करीब है। की ऐनक जी, लगनी जी, लगनी है, वो फिर जब हम मुंशियों वाली। हाँ जी वही वाली यार ये प्रॉब्लम उन अच्छा। लोगों का तब दूर होता है जिनकी हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं और फिर हम उनको ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज हमारे पास अब अवेलेबल हैं, मल्टीफोकल हैं, एडॉफ हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक रेंज ऑफ विजन आपको देती हैं, फिर आपको दूर की और करीब की में से कोई ऐनक नहीं लगती है। अच्छा, ये फैशन में लड़कियां लगाती है ना, मैं भी लगाती हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज, जी। सबको शौक होता है, तो ये लगानी चाहिए कलरफुल लेंसेज, ये सब सही होती है, आँख खराब तो नहीं कर देती? देखिए ये एक डिफ़िकल्ट सी वो है बात करने के लिए, बिकॉज ये एक फॉरेन बॉडी होती है जो आप रोज़ अपनी आँख के ऊपर लगाते हैं। कुछ लोग हैं जो हैबिचुअल रोज़ लगाते हैं बिकॉज ऑफ ऐनक की बजाय वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेते हैं। हाँ, ये भी है। तो वो अपने आप को ना रोज़ एक्सपोज करते हैं टू सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अभी मैं मेकअप भी करवा रही थी तो एक आई, उन्होंने आया एनक यूँ अपनी लेंसेज उतारे और वो चली गई।
बट दैट इज़ सो डेंजरस, यानी कि आप अपने हाथों को जब अपने कॉर्निया के करीब लेके जा रहे हैं तो आप रोज़ ये चांस ले रहे हैं कि शायद आपका नाखून आपके कॉर्निया को टच हो जाए। तो वो जो आपको इन्फेक्शन क्रिएट करता है ना, वो एक बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम होती है। दूसरे ये जो आप बात करें ना कि कभी कभी जब लगाते हैं तो ऐसे मैंने अक्सर ब्राइड्स देखी हैं हु आर इन रियल ट्रबल, वो पार्लर वाले उनको लगा देते हैं एंड दे लुक ब्यूटीफुल, उसमें कोई शक नहीं है, पर जब वो उसको उतारती हैं, दे आर फर्स्ट टाइम यूज़र्स, दे आर इन डीप ट्रबल नेक्स्ट मॉर्निंग, आंखें लाल होती हैं, बुरा हाल होता है, और अभी वलीमे के दिन का मेकअप और ये सारे काम रहते होते हैं। मुझे लगता है पार्लर वाले तो दुल्हन को बस अब यही बना के भेजेंगे कि जब दुल्हन शादी की रात को दूल्हे के सामने बैठी होगी तो पहले वो अपनी आंखें निकालेगी, फिर वो अपनी बत्तीसी बाहर निकालेगी, फिर वो अपनी विग बाहर निकालेगी, फिर उस तरह से सर से एक टेंड भी दिखेगी, फिर अगर जब मुंह धोकर आ जाएगी तो इतनी बड़ी मूछें भी बाहर निकलेंगी। हाँ, कुछ भी हो सकता है फिर अंदर से, हाँ पूरा ये कुछ नई चीज़ें ही पहुंच गई हमारी। खैर मगर मज़े का एक जोक था, मैंने कहा चलो साथ मार लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि लास्ट कोई ऐसी बात आपको लगता है आंखों के हिसाब से जो कोई लेटेस्ट है, कोई लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, लोगों को नहीं पता, बता सकती हैं तो प्लीज़ आप बता दें। देखिए लाइक एनी अदर स्पेशलिटी हर वक्त चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले हमारे पास कम चीज़ें होती थी, कम किस्म की दवाइयाँ होती थी, कम हम आपको डायग्नोसिस कर सकते थे। अब हमारे पास आपको डायग्नोज करने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट अवेलेबल होता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेरा मशवरा जनरल पब्लिक को ये होता है कि साल में एक दफ़ा अपने आप को ज़रूर चेक कराएं, और आपके पास एक बेसलाइन आ जाती है अपनी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और उसके बाद आपको एज़ एंड व्हेन नीडेड और जैसे आपको डॉक्टर गाइड करे अपने आप को अंडर चेक रखा करें, और अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि आप किसी प्रॉब्लम में लैंड ना करें। वाह डॉक्टर सना, लवली हैविंग यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I'll see you after break. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मेरे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, नया टैलेंट है, और आपको पता है हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है न्यू टैलेंट के लिए तो बिल्कुल ऐसे है कि आकर अपना टैलेंट दिखाएं और दुनिया में अपना हुनर जो है, अपनी जो आवाज़ है वो मनवाएं। तो एक सिंगर है मेरे पास आज, और उनको हमने यहाँ पे मधु किया है, इब्रार मलिक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, अपने गाने बना रहे हैं, बैंड भी बनाया है, ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? I'm fine, आप कोई बैंड शैंड बनाया आपने? जी जी। अच्छा, कितने लोग हैं बैंड में? 6 से 7 लोग हैं हम, और लाइक फुल हाउस बैंड है हमारा। यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट किया था और अब प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं इसको। अच्छा, तो वोकल आप करते हैं? जी जी, वोकल। ये द वोकलिस्ट राइट? जी जी। और साथ दूसरे बैंड में कौन कौन लोग हैं जो करते हैं? गिटार्स पे सलमान गनी है, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी डे 1 से हैं। अच्छा। और जो हमें सिखाते थे सर सनी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ढोल प्लेयर। वो सहारा यूके के साथ भी होते हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी होते हैं, और हमारे साथ भी प्ले करते हैं, ड्रम्स पे होते हैं। वाह, तो आपने कॉलेज से शुरू किया था परफॉर्म करना? जी। लाइव करते हैं? जी जी, लाइव। अच्छा, तो कितना अभी कोई ऐसा एल्बम या कोई ऐसे सॉन्ग्स बनाने का, कोई मार्केट में ऑन ईयर करने का सोचा प्लान? जी जी, अभी रिसेंटली मैंने गाना एक आया तेरी फिक्र में। हाँ। तो अभी रिलीज़ हुआ है और काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये भी समझ लें कि यूनिवर्सिटी टाइम में हमारे साथ होते थे एजाज़ भाई, उन्होंने ही पुश किया मुझे कि आपको गाना अपना करना चाहिए। तो क्योंकि लाइव शोज़ बहुत सारे किए हैं, तो अब गाना अपना निकाला है, तो वो अच्छा जा रहा है वो। तो आपको क्या पसंद है? रॉक, पॉप, भांगड़ा, क्लासिकल, किस तरीके से इस जॉनरा को कैच करते हैं? कौन से ज़्यादा आप? बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव परफॉर्मर हूँ, लाइक बहुत एग्रेशन मुझे पसंद है। तो उसमें रॉक फील बहुत अच्छी लगती है, लाइक रॉक करता हूँ मैं जाके, भंगड़ा भी हम कराते हैं, पॉप भी करते हैं, तो ये ऐसे मिक्स ही है सर। हमें क्या सुनाएंगे आज? जो आप चाहें। आपका जो दिल करे, जो आपको अच्छा लगता हो, अपना या किसी का, जो भी। अपना गाना जो है थोड़ा सा मैं उसके वर्ड्स से सुनाता हूँ आपको। ठीक है। आई होप आपको पसंद आएगा जी। अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली, और स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, हर जगह चल रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है तेरी फिक्र में। तेरी फिक्र। चले। शहर भर की रातें हैं, मुझसे ये सवाल करती हैं, दिल तेरा जो चेहरा था अब सिर्फ एक ख्याल लगता है। जिंदगी चलती रही लेकिन कहीं रुक गया हूँ मैं,
पर तू तो आगे है और मैं खुद में ही खो गया हूँ। मैं तो बस खोया तेरी फिक्र में सारी रात रोया, तेरी फिक्र में बेचैन है सांसें, दिल क्यों न माने, मैं तो बस खोया तेरी फिक्र में। वेरी नाइस। अच्छा, डिफरेंट है, डिफरेंट जॉनरा से, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टाइल भी चेंज हो गया, लोग नई वैरायटी मांगते हैं, नई वेरिएशन मांगते हैं, उसमें एक नई आपने अच्छी चीज़ ऐड की है। मुझे बताएं, सजाद अली साहब को सुनते हैं? जी जी। कोई उनका भी गाया हुआ अगर हमारे सामने आप कुछ गुनगुना सजाद सकें? एक गज़ल है, सजाद अली की नहीं है वो, नैयरा नूर की अरे गज़ल। वाह, और अरे वाह, कहाँ सुना हो दे, तुम चले कहाँ आओ। हो तुम चले आओ। चले जी, मेरा फेवरेट, देखें मैं फौरन रिलैक्स हो गई। वाह। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। वाह, very nice. तुम्हारी वेरी नाइस। बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको वाह। जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम वाह। चले आओ। वाह। मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। शाबाश, वेरी नाइस, टू गुड, टू गुड। अब हम आपसे बहुत सारी अपनी वेरिएशंस भी सुनेंगे जो हमारा दिल करेगा। कुछ भंगड़ा भी सुनाए किसी का भी भंगड़ा जो में आपको अच्छा लगता अताउल्ला इसा खेलवी अरे हो जाए, सबका फेवरेट है। कमीज तेरी काली। कमीज तेरी काली। मैं बहुत ज्यादा परफॉर्म भी करता हूँ स्टेज हाँ। पे, बहुत मजा आता है उसको अरे गाकर। वाह। पावे वसे तू वलैत असां करनी नी रहत, तेनू लेके जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली, वाह जी। नी टिक्का तेनू सजदा वे मथे उत्ते सजदा, नी टिक्का तेनू सजदा वे मथे उत्ते सजदा, हुण तेनू जदों भी मैं तक्का नहीं ओ रज दियां अखां, तेनू जदों भी मैं तक्का नहीं ओ रज दियां अखां, भुल जान सानू पिंड दियां गलियां, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली। वाह जी। इसी में ऐड होता है नदीम अब्बास लूने वाला का गाना। जी जी। असां ते चुन के यार बनाया शौकां दा, पवल के राह मुड़ लगदा है ना लोकां दा, ओ सारे तो वड्डा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ते लखवारी ओ बिस्मिल्ला करा, वाह। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ते लखवारी ओ बिस्मिल्ला करा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के, ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे, आगे बढ़ें, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा आपने प्रोग्राम और अच्छा अपना शो डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसे बच्चों को भी बुलाएं, ऐसे बच्चों को भी फंक्शंस दें, ऐसे बच्चों को भी शोज़ दें, कॉन्सर्ट्स दें, इनको जगह दें। यही अपना टैलेंट जो है आगे दिखाएंगे और मुल्क भर में अपना नाम रोशन करेंगे और नई क्रिएशंस, नई चीज़ें जो है क्रिएट करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इनके गानों को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और सी यू सून इंशाल्लाह, ठीक है? किसी बड़े कॉन्सर्ट में मुलाकात करेंगे आपसे। आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको कल।